चले स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट को, है ना। तो देखते हैं क्या होती है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के बारे में ये कहता है, मैं लिखूंगा नहीं, लिखा हुआ तो किताब में है ही, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये कहता है कि डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट इट इज ए नंबर, इट इज ए प्योरली ए नंबर और ए फंक्शन और एन एक्सप्रेशन। तीन बातें मैंने कही। पहली कही मैंने नंबर, दूसरा मैंने कहा कोई फंक्शन, और तीसरा मैंने कहा कोई एक्सप्रेशन। ठीक है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली मान लिया, सपोज करो मेरी जो डिटर्मिनेंट है, अभी हम बात करेंगे इस पे, फिलहाल डिटर्मिनेंट पे रहते हैं, फिर कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई, कैसे हुई, उस पर बात करूंगा। अगर उसके एंट्रीज या उसके एलिमेंट या उसके मेंबर अगर सपोज करो एबीसी के रूप में दे रखे हैं, तो एबीसी में ही कोई रिलेशन मिलेगा ना फाइनली। और अगर कोई न्यूमेरिकल डेटा है तो उसकी कोई वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिटर्मिनेट इज ए वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ही फ्रेम हो सकती है, जनरेट हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है या बन सकती है। अगर बहुत ही लैंग्वेज का सिंप्लीफिकेशन में करूं तो डिटर्मिनेट इज ए नंबर विच इज एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिटर्मिनेंट बनाना पॉसिबल है। दैट्स इट, बस इतना तो ध्यान रह सकता है। ये नहीं कि किसी भी ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है और उसकी हम डिटर्मिनेंट बना दें। तो ये तो थी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारी है, सपोज 2x2 की मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया 1 2 3 4, ये मैंने लिया। अब इसकी मुझे डिटर्मिनेट फॉर्म करनी है, तो डिटर्मिनेट फॉर्म करने का मतलब है ए को हमने डाल दिया दो डंडों के बीच में। जैसे मॉडुलस का सिंबल होता है ना, जस्ट लाइक दिस, पैरेलल बार बोलते हैं इसको बेसिकली। तो पैरेलल बार के बीच में मैंने इसको क्लोज कर दिया। और सामान्य रूप से यानी जनरली हम इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं लिखना चाहते तो डेल्टा हम लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हम करेंगे क्या इसमें, जो यहाँ पे हमें ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हम सीधा कर देंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट का सिंबल ही पैरेलल बार होता है, पैरेलल बार। और बाकी की इंफॉर्मेशन एज इट इज रहेगी, उसके साथ हम कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि डेफिनेशन में कहा गया था कि डिटर्मिनेट इज ए नंबर। डिटर्मिनेट तो भाई एक नंबर है और एंट्री भी मेरी जो न्यूमेरिकल डेटा है। तो ओपन करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। तो ओपन करने का तरीका होता है इसका, मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई करो और माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई करो, बस। तो क्या निकल के आया, -2, और -2 इज ए नंबर। मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता था। मैट्रिक्स के केस में तो हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करते थे हमें सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ही मिलता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां हमें क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। ठीक है। अगर हमारे डेटा न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिक्स हैं, तो हमें एक नंबर मिल जाएगा। एबीसी के रूप में है तो कोई एक्सप्रेशन मिल जाएगा, या उसको आप कोई फंक्शन भी बोल सकते हो, सिंपली, है ना। तो आपको केवल इतना याद रखना कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर करस्पॉन्डिंग टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वो नंबर किससे लिंक होगा, किससे रिलेटेड होगा, किससे एसोसिएट होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से। आएगा कहां से, स्क्वायर मैट्रिक्स से। डिटर्मिनेंट कहां से बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स से बनेगी। तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बेहद जरूरी है। तो ये हुई बात। अब बात अगर हम 3x3 की करें, तो चलो एक 3x3 की मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, और ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज -1 0 और 2 ले लेते हैं। चलिए 7 8 9 ले सकता था, डेटा थोड़े बड़े हो जाते। ठीक है। अब इसकी मैंने क्या किया, एक डिटर्मिनेट बनाई। डिटर्मिनेट बनाना तो बेहद ही आसान है, स्क्वायर ब्रैकेट हटा के जस्ट पैरेलल बार बनाने हैं और कुछ करना नहीं है। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा इश्यू है नहीं। तो ये बन गई इसकी डिटर्मिनेंट।
अब सवाल ये उठता है कि 2 by 2 की तो ओपन करना हमने सीख लिया कि मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई, मेन को कर लो और ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा आपको। यहां पे क्या होता है कि इसको ओपन करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इसको अलोंग द रो ओपन कर सकते हैं या अलोंग द कॉलम। ठीक है, कॉलम के करस्पॉन्डिंग, किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग, मैंने किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम तो लिया नहीं। अब मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम है, मैंने कोई C1 C2 C3 की बात तो करी नहीं। 3 रो मेरे पास दिखाई दे रही हैं, R1 R2 R3, और मैंने किसी भी रो का नाम लिए बिना ये कहा आपको कि किसी भी डिटर्मिनेट को ओपन करने के दो तरीके, ईदर बाय मीन्स ऑफ रो और बाय मीन्स ऑफ कॉलम, अलोंग द कॉलम अलोंग द रो। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कि कैसे ओपन किया जाए। इससे पहले कि ओपन करें, यहां पे मैं दो चीजों को डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा माइनर को, माइनर को कि माइनर आखिर होता क्या है। हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर मिलेगा। A11 A12 A13, सिमिलरली A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर होगा, भले ही यहाँ पे निगेटिव हो, भले ही कहीं पॉजिटिव हो और भले ही कहीं जीरो हो। इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है कि उस प्लेस पे रखा हुआ एलिमेंट निगेटिव है या पॉजिटिव है या फिर जीरो है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग एक माइनर तो मिलेगा ही मिलेगा। A11 के करस्पॉन्डिंग जो माइनर हम डिनोट करते हैं वो होता है M11। M11 इस बात को सिग्निफाई करता है कि ये जो माइनर आप कैलकुलेट कर रहे हो, इट इज करस्पॉन्डिंग टू एन एलिमेंट विच इज लोकेटेड एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इस पोजीशन पर रखे गए एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो माइनर हमें मिल रहा है उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं M11। सिमिलरली अगर हम A12 की बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर हम लिखेंगे या हमें जो मिलेगा उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होगा M12। बेहद आसान है, यानी कि जो सबस्क्रिप्ट इसकी लोकेशन बता रहा है वही सबस्क्रिप्ट माइनर की लोकेशन भी इंडिकेट कर रहा है। तो बेहद आसान हो गया है। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखूं A13 के करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो M13 से करेंगे एंड सो ऑन। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी तक हम यहीं पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर माइनर को कैलकुलेट कैसे करेंगे या उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि भाई A11 के करस्पॉन्डिंग जो माइनर है वो कैसा दिखेगा या फिर उसको कैसे निकालेंगे। तो बेहद आसान है कि जिस भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप माइनर को कैलकुलेट करने जा रहे हो उस रो को छोड़ दो और उस कॉलम को छोड़ दो, तो जो मैट्रिक्स रिड्यूस होने के बाद आपको मिली, जो एंट्रीज बचगी आफ्टर डिलीटिंग दैट रो एंड दैट पर्टिकुलर कॉलम फॉर विच A11 इज द एलिमेंट। A11 जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट था उनको छोड़ते हुए जो भी कुछ बचा उससे जो डिटर्मिनेट आपकी तैयार हुई वो कहलाती है आपकी माइनर करस्पॉन्डिंग टू A11। तो क्या बचा उसको जरा देख लेते हैं। हमारे पास बचा 5062। ओपन करने का तरीका तो पहले से ही सीख चुके हैं हम, मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, तो उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं। इसी तरीके से जब मैं M12 कैलकुलेट करूंगा तो उस रो को डिलीट करूंगा जिस रो का वो एलिमेंट है और उस कॉलम को भी साथ साथ डिलीट करूंगा जिसका वो एलिमेंट है, यानी कि by deleting that particular row and that particular column for which the element is located,
उस रो को छोड़ दो जिसका ये एलिमेंट है, उस कॉलम को भी छोड़ दो जिसका ये एलिमेंट है, और जो भी आपकी रिड्यूस डिटर्मिनेट बची या उसके डेटा बचे उनको जस्ट आप राइट डाउन करो। ओपन करने का तरीका पहले से ही सीख चुके हैं, मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, बेहद आसान। इसी तरीके से बाकी करोगे आप। अगर मैं आपसे ये कहूं कि M23 कैलकुलेट करो तो क्या होने वाला है? सेकंड रो यानी कि M23 जो माइनर है वो किस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है, तो यही तो बता देगा कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है। तो सेकंड रो में एंट्री करो और थर्ड कॉलम में एंट्री करो। तो इसको जरा छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, जो बचा उसको जरा राइट डाउन करो। तो 1 माइनस 1, 2 हाँ बोलो, बताओ बताओ 2 दीदी बोलो। आंसर आएगा। 2। अरे वो तो बाद की बात है। मेरा कहने का मतलब है कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले आप वो बताओ कि वो वहां तक आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। यस सर। आंसर क्या आएगा उसकी चिंता नहीं करनी है, उसकी तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, वो तो आ ही जाएगा। मतलब मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि माइनर को हम कैसे डिटैच करते हैं और कैसे इवेल्युएट करते हैं, यानी कि कैसे पकड़ते हैं कि किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकलेगा, और उसको इवेल्युएट तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि 2/2 को ओपन करना हमने सीख लिया है कि किसी भी कोई भी डिटर्मिनेट जो 2/2 ऑर्डर की है उसको कैसे ओपन करते हैं, मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, दैट्स इट। तो मैं ये जो माइनर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो समझ आ रहा है ना आपको कि कैसे पहुंचेंगे माइनर तक, मेरा सवाल ये है। यस। ठीक है, तो ये तो माइनर की बात होगी है। तो माइनर के बाद हम सीधा चलते हैं कोफैक्टर की तरफ। एक और टर्म जिसका मैंने जिक्र किया यहां पे वो है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कोफैक्टर और माइनर कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। कोफैक्टर को भी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे माइनर को हमने कैलकुलेट किया। अगर मैं आपको यहाँ ये बात कहूं कि A11 के करस्पॉन्डिंग जो माइनर है वो तो M11 से डिनोट किया गया, और यहीं अगर मैं इसके कोफैक्टर की बात करता तो कोफैक्टर को डिनोट करने का तरीका था C11। यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे होने वाला है -1 की पावर I प्लस जे, I प्लस जे। लेकिन मैं इसमें आपको उलझाऊंगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी? क्या -1 की पावर I कितना है? 1 है। J कितना है? 1 है। तो क्या -1 की पावर आपको 2 नजर आ रहा है? और अगर -1 की पावर में 2 कर देता हूं तो वो तो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, मुझे पॉजिटिव 1 दे देगा, और पॉजिटिव 1 का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू C11। इसमें और इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है, फर्क केवल और केवल ये डालेगा, ये डालेगा। हो सकता है कि यहाँ निगेटिव साइन बन जाए, हो सकता है कि यहाँ पॉजिटिव साइन बन जाए, वो डिपेंड करेगा कि वो कोफैक्टर जिसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे I की वैल्यू क्या है और J की वैल्यू क्या है। दो बातें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं दो बातें, वो समझ लेते हैं। ये है आपका -1 की पावर I प्लस जे, जनरल कोफैक्टर लिख रहा हूं, और ये है CIJ। भाई I प्लस जे करना है ना, तो I प्लस जे करके कोई भी एलिमेंट आप उठा लो आपको दो ही चीजें मिलेंगी, या तो I प्लस जे आपका इवन आएगा या फिर ओड आएगा, या तो इवन आएगा या ओड आएगा। अगर यहाँ पे I प्लस जे की वैल्यू इवन हुई तो कोफैक्टर और माइनर में कोई डिफरेंस नहीं, किसी तरह का सेम रहेगा बिल्कुल। लेकिन अगर ओड रहा तो वो निगेटिव हो जाएगी वैल्यू, वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, अभी पता भी चल जाएगा। लेकिन मैं इसमें आपको फंसाना ही नहीं चाहता, इस क्या बोलते हैं इसको, मक्कड़ जाल में, यानी कि मकड़ी के जाल में फंसाना नहीं चाहता। तो फिर आसान क्या होने वाला है, उस रास्ते पे चलते हैं जरा। ये बताओ कि पहला एलिमेंट कौन होता है? आंसर आएगा A11 होता है, यानी I भी 1 है J भी 1 है, दोनों को ऐड किया तो मुझे 2 मिला, और 2
क्या एक इवन नंबर है या ओड नंबर है? तो आप बोलोगे कि इवन नंबर है। इवन है तो पॉजिटिव, यानी -1 की पावर अगर मैं इवन कर दूं तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा रिजल्ट यहां से, और +1 मिलेगा और उसकी मल्टीप्लाई का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगला एलिमेंट कौन है? A1 2 है। 1 2, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, दोनों का सम 3, जो एक ओड नंबर को शो करता है। और ओड नंबर है तो -1 की पावर अगर मैं ओड कर दूं तो यहां से रिजल्ट मुझे -1 मिलेगा, उसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। इसका मतलब माइनर और कोफैक्टर में कोई अंतर नहीं होता, अंतर केवल प्लस माइनस का होता है, वैल्यू सेम रहती है, कोई चेंज नहीं है। तो वैल्यू सेम है लेकिन साइन में अपोजिट होगी। फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, दैट्स इट। क्योंकि ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन है A11 की, ये लोकेशन है A13 की, यानी इवन लोकेशंस है। इसी तरीके से ये इवन है, ये इवन है, और बची हुई लोकेशन ओड है। ओड है तो निगेटिव है। अल्टरनेट चलता है सब कुछ। प्लस से चलना शुरू करेंगे, फिर माइनस आएगा। हम दो ही तरीके से चल सकते हैं, इधर हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अगर हम प्लस पे खड़े हुए हैं, इधर गए तो भी निगेटिव, नीचे आए तो भी निगेटिव। अगर A22 पे खड़े हुए हैं, कहां कहां जा सकते हैं? ऊपर जा सकते हैं, ऊपर एक स्पेस नजर आ रहा है तो इसका अपोजिट साइन मिलेगा। नीचे आ सकते हैं, एक स्पेस है तो भी इसका अपोजिट साइन मिलेगा। इस डायरेक्शन में आ सकते हैं, लेफ्ट की तरफ चल सकते हैं तो भी इसका अपोजिट साइन मिलेगा। और अगर राइट की तरफ चले तो भी इसका अपोजिट साइन मिलेगा। कहीं भी आप खड़े हो जाओ, आप अगर अपने आप को यहां खड़ा पाते हो, यानी इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हो, तो इसके इधर गए तो भी पॉजिटिव, ऊपर गए तो भी पॉजिटिव, और नीचे आए तो भी पॉजिटिव। बस ये तो अल्टरनेट साइन मिलेंगे आपको। ठीक है, अब फटाफट इसके जरा वो कैलकुलेट करेंगे। माइनर हमने कैलकुलेट किए, इसी तरीके से हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या? इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो उसको मैंने लिखा C11। वैल्यू तो यही रहेगी, निकालेंगे कैसे? उस रो को छोड़ेंगे जिसका एलिमेंट है, यानी कि जिसके करस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, उस रो को छोड़ दो और उस कॉलम को छोड़ दो, बाकी की इंफॉर्मेशन को लिख दो, इवेल्युएट कर लो। लेकिन उस कोफैक्टर को निकालने से पहले 1 + 1 कितना, या इसकी पोजीशन क्या, जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकाला जा रहा, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन लगाओ मत लगाओ कोई इश्यू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बचेगा क्या? बिल्कुल वैसे ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वही आएगा 5 0 और 6 2। इवेल्युएट करेंगे तो फिर से 10 आएगा। लेकिन यही अगर मैं बात करूं C12 की, तो C12 यानी इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसका साइन निगेटिव है कि पॉजिटिव है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। मुझे लेना देना है इसकी पोजीशन से, और वो भी कब लेना देना है इसकी पोजीशन से? जब कोफैक्टर की कैलकुलेशन होगी। लेकिन जब हम माइनर की कैलकुलेशन करते हैं तो कोफैक्टर, ओ सॉरी, इसकी पोजीशन का कोई रोल नहीं है, चाहे ये निगेटिव पोजीशन पे बैठा हुआ है, चाहे ये पॉजिटिव पोजीशन पे बैठा हुआ है। एक तरीके से इसको याद करने का बेहद आसान तरीका क्या है कि माइनर का मतलब होता है छोटा, यानी एडल्ट नहीं हुआ अभी, वो छोटा सा बच्चा है, तो उसकी हर गलती माफ कर दी जाती है। इसको इसलिए उसको हमेशा पॉजिटिव बातें करो आप, एक बेहद सा आसान तरीका। लेकिन कोफैक्टर, कोफैक्टर उससे कुछ बड़ी चीज होगी, नाम भी बड़ा है कोफैक्टर। सामने वाले को बोल दो तो घबरा जाएगा कि पता नहीं कौन से जानवर की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी पोजीशन को कंसीडर करना है। ठीक है, तो एडल्ट आदमी कोई भी बोलता है, आप लोग देखते हो नेता लोग जो बोलते हैं, उनकी बात का मतलब निकाला जाता है। ठीक है, उनको फिर सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, ये बात आप समझते हो। तो इसको बड़ा सोच समझ के बोलना है। वो बच्चा है, उसको छोड़ दो। ठीक है, उसके लिए प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इसके लिए तो रखता है। तो चलो यहाँ पे आगे। अब यहाँ पे देखो 1 + 2 3, यानी कि ओड, और इसकी पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन क्या है? वो भी निगेटिव है। तो यहाँ पे माइनस पहले ही लगा दो, बाद में भूल जाओगे। अब इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर दूं, इसके साइन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी जीरो, और इट मे बी निगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसकी ऑफिशियल पोजीशन क्या है, निगेटिव है ना, तो मैंने निगेटिव पहले लगाया, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, जो इंफॉर्मेशन बची वो मैंने कलेक्ट कर ली और फिर इसको इवेल्युएट किया। इवेल्युएट करने का तो वही तरीका है ना जो यहाँ पे था, ठीक है। तो फिर से क्या निकल के आएगा 14, लेकिन ये माइनस भी तो कुछ कह रहा है ना, या नहीं कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया जो भी यस सर। वैल्यू अंदर अंदर से निकल के आएगी, मैं तो बैठा ही उसका साइन चेंज करने के लिए हूं। ये माइनस तो ये कह रहा है कि तुम कुछ भी निकाल लो अंदर से, जो भी वैल्यू आएगी मैं उसका साइन बदलूंगा ही बदलूंगा। ये ऑर्डर मोदी जी के हैं, देश का ताकतवर प्रधानमंत्री, तो बदलेगा भाई, ये तो किसी की सुनने वाला नहीं है। चलो 1 3 की भी बात कर लें। 1 + 3 कितना, 4। 4 इवन या ऑड, इवन। और वैसे भी इसकी ऑफिशियल पोजीशन क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन लगाना तो बेवकूफी होती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग निकाला जा रहा है, A13 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को कैलकुलेट किया जा रहा। तो इस रो को छोड़ दो जिसका ये एलिमेंट है A13, और उस कॉलम को भी छोड़ दो, जो बचा उसको राइट डाउन कर दो। इवेल्युएशन सीख ही चुके हैं, मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, दैट्स इट। इसका मतलब ये हुआ मोटे मोटे तौर पे कि इवन पोजीशन पे रखे गए एलिमेंटों का माइनर और कोफैक्टर तो सेम आएगा, और ओड पोजीशन पे रखे गए एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है और जो माइनर है, माइनर अगर जो भी वैल्यू दे रहा है, कोफैक्टर उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। बस इतनी सी बात है। माइनर में अब इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, माइनर में साइन का कोई कंसीडरेशन नहीं, एलिमेंट की पोजीशन कुछ भी हो, इवन प्लेस पे हो चाहे ओड प्लेस पे हो, लेकिन कोफैक्टर कैलकुलेट करते वक्त हमें क्या याद रखना पड़ेगा कि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो वो साइन मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव विल बी इन फैक्टरिंग, उसको फैक्टर इन करना पड़ेगा, उसको संज्ञान में लेना पड़ेगा, उसका कंसीडरेशन करना पड़ेगा। तो ये, तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हुई होगी, माइनर वाली कोफैक्टर वाली। अब अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेट को ओपन करता हूं तो उसको देखता हूं जरा वो मुझे दिखती कैसी है। अब इस पे आ जाते हैं। देखो किसी भी डिटर्मिनेट को अगर ओपन करें तो वो दिखेगी कैसे, उसको जरा समझते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग तो ओपन करना ही करना है, कोई इश्यू नहीं है। A11 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है दैट इज C11 प्लस, A12 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है दैट इज A12 प्लस, A13 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है दैट इज A13, ठीक है। और अगर मैं माइनर कैलकुलेट करूं, माइनर से अगर निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ पे M11 लिखूंगा, फिर A12 माइनर 12, फिर A13 और माइनर A13। तो दोनों में यार कोई तो अंतर होना चाहिए। अभी अभी हमने हाल ही में ये बात पढ़ी है कि कोफैक्टर को कैलकुलेट करते वक्त हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, और जब हमने साइन का ध्यान रखा तो यहां पे तो पॉजिटिव रहना ही रहना है, अंदर से वैल्यू नेगेटिव निकल के आए या पॉजिटिव निकल के आए वैसी रह जाएगी। लेकिन अगर ओड प्लेस के कोफैक्टर को कैलकुलेट किया गया तो माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब हम इस कोफैक्टर की कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअल में, तो माइनस प्लस तो वहीं कर चुके होते हैं, ठीक है। अगर ये फैक्टर बाई द वे नेगेटिव है तो यहां ऑटोमेटिक ही माइनस साइन आ जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे ये केस होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आने वाला है। ऐसे ओपन करते हैं इसको। अब इसको इवेल्युएट करके देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मैंने क्या किया, इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड किया। और ये बताना बेहद जरूरी है
कि डिटर्मिनेट को आप ओपन तो कर रहे हो, लेकिन किस रो या फिर किस कॉलम के करस्पॉन्डिंग ओपन की जा रही है। तो मैं ओपन कर रहा हूं R1 के करस्पॉन्डिंग, इसको उठाया A11 को 1 इंटू, अब ध्यान से देखना, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, ये प्रैक्टिस हम डायरेक्ट करेंगे। 10 माइनस 0 यानी 10 ही आया, ये लिख दिया मैंने। अब देखो प्लस, पोजीशन पॉजिटिव है, उसके बाद क्या आएगी माइनस, तो यहां पहले ही हमने -2 लिख दिया। ये तो एलिमेंट है, इससे मतलब नहीं है, इसकी ऑफिशियल पोजीशन क्या है, ऑड प्लेस पे बैठा हुआ ना, इसलिए माइनस। अब देखो इसको छोड़ो, इस रो को जिसका ये एलिमेंट है, इस कॉलम को छोड़ो, मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, तो कितना होने वाला है 14। फिर प्लस, क्योंकि अगली पोजीशन क्या है, पॉजिटिव है, और ये खुद भी पॉजिटिव है, तो 3। अब इस रो को छोड़ दिया जिसका ये एलिमेंट है, और इस कॉलम को छोड़ दिया, मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल। इसको जरा इवेल्युएट करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। 10 माइनस 28 प्लस 15, और अगर मैं इसको सम अप करूं तो मुझे -3 मिलता हुआ नजर आ रहा है। सही बात है? यस सर। यस सर। यही अगर मैं इस डिटर्मिनेट को ओपन कर देता कॉलम 2 के करस्पॉन्डिंग, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, तो कॉलम 2 के तो ये एलिमेंट है ना, तो यहां से शुरू करना पड़ेगा। तो यहां पहुंचने के लिए प्लस से चला, माइनस तक पहुंचा, तो -2 इंटू, इस रो को छोड़ दिया जिसका ये एलिमेंट है, और इस कॉलम को भी छोड़ दिया जिसका ये एलिमेंट है, तो 8 प्लस 6 मुझे मिला 14, प्लस माइनस प्लस 5 इंटू, इस रो को छोड़ दिया जिसका ये एलिमेंट है, और इस कॉलम को छोड़ दिया जिसका ये एलिमेंट है, तो 2 प्लस 3 यानी कि 5। नजरों को बहुत शार्प रखना है, और जीरो के करस्पॉन्डिंग ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग सब कुछ 0 होने वाला है। तो इसको जरा इवेल्युएट करके देखते हैं क्या मिलेगा। -28 और +25, कैलकुलेटर उठाया, समराइज किया, तो फिर से मुझे -3 के दर्शन हुए। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग अगर डिटर्मिनेट का एक्सपेंशन कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, तो डिटर्मिनेट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिटर्मिनेट की वैल्यू वही रहने वाली है। एक बार और चेक करते हैं, मैं यहाँ पे एक्सपेंड करना पसंद करूंगा इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग R3, तो R3 के एलिमेंट तो ये है ना, तो यहां से शुरू करना पड़ेगा, तो प्लस से चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, और ये तो खुद ही माइनस है, और इसका ऑफिशियल सिंबल पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 इंटू, अब इस रो को छोड़ो जिसका ये एलिमेंट है, और इस कॉलम को भी छोड़ो जिसका ये एलिमेंट है, मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, तो मुझे मिलेगा यहां से -3। अब देखो प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस, और 0 इंटू एनीथिंग 0 छोड़ दो, फिर ये प्लस, तो 2 इंटू, अब इस रो को छोड़ो जिसका ये एलिमेंट है, और इस कॉलम को भी छोड़ो जिसका एलिमेंट है, मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, और मुझे मिलेगा -3। तो -1 की मल्टीप्लाई जब -3 से करोगे तो 3, और यहां से मुझे -6 मिलेगा, तो फिर से मैं कह सकता हूं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट एज सच एज इट वाज obtained by expanding along R1 as well as along C2, तीनों ही केसेस में वैल्यू हमारी आइडेंटिकल आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेट को ओपन करने के लिए हम किसी भी रो के साथ जा सकते हैं, किसी भी कॉलम के साथ जा सकते हैं, लेकिन हम उस रो या कॉलम के साथ जाना पसंद करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम होंगी। उसका फायदा ये मिलेगा हमें कि जितनी ज्यादा जीरो इसके अंदर होंगी, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकती हैं, अगर 3 जीरो होगी तो डिटर्मिनेट की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 जीरो हमें मिल रही है तो ओपनिंग हमारी एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ही होगी,
बाकी दो के करस्पॉन्डिंग, चूंकि वहां पे जीरो बैठी हुई थी, ओपन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात हम अच्छे से समझ चुके हैं और पता तो पहले से ही है बचपन से कि जीरो इंटू एनीथिंग रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो, तो उसको ओपन करना बेवकूफी होगी। तो क्या ये बात आपको समझ आई? यस सर। सर इसमें कोफैक्टर्स का यूज करके करा हमने। कोफैक्टर ही निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर का ही यूज करना पड़ेगा, ओपन करने के लिए कोफैक्टर का ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि प्लस माइनस तो तभी आएगा ना, अगर हमने माइनर यूज कर दिया तो प्लस माइनस तो आएगा ही नहीं, फिर उसको भी तो पिक्चर में यस लाना सर। है ना, उसको भी पिक्चर में लाना है, बात ही है। अगर माइनर और कोफैक्टर में कोई फर्क थोड़ी है भाई, माइनर को कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाई डिलीटिंग रो एंड कॉलम, पर्टिकुलरली जो भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग, यानी जिस रो का वो एलिमेंट है वो छोड़ दो, जिस कॉलम का है वो छोड़ दो। कोफैक्टर में भी तो यही कर रहे हैं, कोफैक्टर में कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं, बस उसके साइन को कंसीडर किया जा रहा ना, कि वो वैल्यू क्या दे रहा है एक्चुअली क्या वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है या पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो उसका साइन कंसीडरेशन में आ जाएगा, फैक्टर इन हो जाएगा। जय सर जी। सर हमें ये जैसे एक्सपैंड किया तो हमें ये 3/3 वाले में ही करना है ना, 2/2 वाले में तो नहीं करना ना? तो 2/2 में भी तो एक्सपेंशन कर रहे हो, वो तो एक ही लाइन में हो जाता है, क्योंकि उसमें तो चार एलिमेंट है, मेन डायगोनल माइनस ऑफ, खत्म, जहां चलते ही तो खत्म हो जाएगा नहीं, यस सर। लेकिन यहाँ तो 3 बार करना पड़ता है ना भाई, कि अगर हमारी मैट्रिक्स 3/3 की है तो कोई भी रो पकड़ लो या कोई भी कॉलम पकड़ लो, 3 एलिमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, वो आपकी किस्मत है कि उसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी मिलती है, ये तो डिपेंड करेगा ना। अब ये बताओ कि जब मैंने इसको R1 के करस्पॉन्डिंग ओपन किया तो मैंने तो जीरो की तरफ सोचा ही नहीं, मुझे सोचना चाहिए था ना कि भाई अगर जीरो यस वाली सर। रो या जीरो वाला कॉलम में पकड़ता तो मुझे एक कैलकुलेशन कम करनी पड़ती, और अगर दो जीरो होती तो दो कैलकुलेशन कम करनी पड़ती, लेकिन मुझे तो यहाँ पे आपको ये शो करना था ना कि अब चाहे मैं R1 के करस्पॉन्डिंग ओपन करूं, चाहे मैं C2 के करस्पॉन्डिंग ओपन करूं, यहां मैंने किसी भी जीरो को कंसीडर नहीं किया क्योंकि R1 में मेरी कोई भी जीरो नहीं है। फिर मैंने C2 को इसलिए कंसीडर किया कि इस कॉलम में मुझे एक जीरो दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर मैंने R3 भी वो कंसीडर किया कि अगर R3 किसी रो के अंदर जीरो है, उसको अगर हम कंसीडर करें तो भी हमें एक कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, और उससे मैं इस रिजल्ट पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग अगर आप ओपन करते हो तो रिजल्ट आपको सेम मिलता है, इसलिए ज्यादा मेहनत उस रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग करनी पड़ती है जिसमें कोई भी जीरो नहीं होती, और कम से कम मेहनत या कैलकुलेशन उस रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग करनी पड़ती है जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होती है। मेरा मतलब ये था, मेरा ये टारगेट था बेसिकली, और वैल्यू तो सेम ही आएगी, जब वैल्यू सेम ही आएगी तो हम ज्यादा कैलकुलेशन क्यों करें? जय बाबू, हाँ या ना? यस सर। सिंपल है भाई, हमारा टाइम भी बचा और हमारी कैलकुलेशन भी बची। जितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एरर के चांस उतने ज्यादा हो जाएंगे, और जितनी कम छोटी कैलकुलेशन होगी एरर के चांस कम है, सीधी सी बात है। विधि यस सर। समझ आ गई कहानी पूरी? यस सर। यस तो सर। कोफैक्टर और माइनर की कहानी पूरी पूरी समझ में आई कि कोफैक्टर को हम CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग करेंगे उसकी लोकेशन को बताने के लिए जिस सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, वो C के नीचे लिखेंगे, C11, C12, C13 जो भी होगा, इसी तरीके से माइनर को कैलकुलेट करेंगे। बस डिफरेंस केवल आपको इतना याद रखना कि माइनर को कैलकुलेट करते वक्त इनके जो ऑफिशियल सिंबल थे, जो जैसा कि मैंने आपको बताया प्लस माइनस प्लस वाले, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो इवन प्लेस पे बैठा हुआ है
या ओड प्लेस पे बैठा हुआ है, ठीक है, माइनर में कंसीडर नहीं करते, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा दिमाग में डालने की कोशिश की, यार बच्चा है, छोड़ो यार माइनस प्लस को, कंसीडर ही नहीं करते इस केस में, लेकिन कोफैक्टर के केस में तो करेंगे ही। बोलो। यस सर। यस सर। तो ये बात आपको समझ आ गई है। तो ये थे माइनर और कोफैक्टर जिनको हमने समझने की कोशिश की। एक्सपेंशन को सीखा, 2/2 को कैसे एक्सपेंड करें और 3/3 को कैसे एक्सपेंड करें। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम जा सकते हैं, लेकिन हम उस रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग ही जाना पसंद करेंगे जहां नंबर ऑफ जीरोज हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी। चलते हैं आपकी पेज नंबर 108 के ऊपर, एक्सरसाइज 4.1 ओपन करिए। अगर ओपन हो चुकी है तो पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बताइए। यस सर। चलो पहले देखो, पहले मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कहा गया, क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, कैसे इस क्वेश्चन को हमें टारगेट करना है। तो कहता है कि इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, यानी कि पहले दो क्वेश्चनों के लिए जो गाइडलाइन हमें दी गई वो केवल और केवल इतना कहा गया कि वी हैव टू जस्ट इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 1 एज वेल एज इन क्वेश्चन 2। तो पहले क्वेश्चन तो बेहद ही क्वाइट इजी, 2/2 की एक डिटर्मिनेंट दी जा रही है, सीधी सीधी मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, वट एवर मे बी द रिजल्ट। रिजल्ट की चिंता करने की हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि वो एक नंबर आएगा ही आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई करो और साथ ही साथ ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई जैसे ही करते हो तुरंत आपके दिमाग के अंदर उसका साइन चेंज करने की बात आनी चाहिए, और ये बाय मीन्स ऑफ प्रैक्टिस होता है। जैसे कि मैं करता हूं, मैं कभी सोचता भी नहीं हूं, बस मन में क्या चल रहा होता है, मन में चल रहा होता है मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, बस। मैं ना तो ये देखता ए 1 पे कौन बैठा हुआ है, ना देखता ए 2 पे कौन बैठा हुआ है, मुझे तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है। और मल्टीप्लाई तो बचपन में करनी सीख ही ली थी, ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई भी की, जो भी आया मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बस उसका साइन बदल दिया मैंने। यानी कि सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज का साइन तो बदलना पड़ेगा, ये तो सब्ट्रैक्शन का लॉ है, लॉजिक है। तो यहां से मुझे 1 मिल जाएगा। क्या इस बात से एग्री करते हो? क्वेश्चन नंबर 2 यस पार्ट सर। 1। यस सर। ओके, अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। अब आने वाली 5-7 मिनट तक बस क्या बोलते हैं, ग्रीन बोर्ड के ऊपर ही आपकी नजरें रहनी चाहिए, बाकी का काम आप खुद से करोगे। मैं क्वेश्चन को बिना कॉपी करे सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मेन डायगोनल को, आप समझते जाना कि मैंने यहाँ पे मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया। जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना 8वीं तक, और जितने फॉर्मूले आपने 10th में पढ़े और 11th तक पढ़े, वो सारे टिप्स पे होने चाहिए। देखो इसको ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला है a³ माइनस b³ का। फॉर्मूला याद आ जाए वेल एंड गुड, नहीं याद आता तो मल्टीप्लाई तो सीख ही रखी है बचपन से। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है, b चूंकि 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। मैंने फॉर्मूले को देख लिया इसलिए लिख दिया, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला मुझे तो दिखाई दे रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, जो मुझे बताने की ए कोशिश कर माइनस रहा बी है का कि होल इसका स्क्वायर। हा, गजब गजब की बात कर दी। स्क्वायर माइनस बी a² माइनस b², यार a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a सर ए स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बाहर माइनस रखा हुआ है, दिमाग में चल रहा है a², ए को उठाया स्क्वायर किया, माइनस b² आएगा, लेकिन ये भी तो कुछ कह रहा है, इसकी भी तो सुन लो, इसने भी तो कुछ कहा होगा, या इसकी पुकार नहीं सुनोगे? सुनोगे कि नहीं सुनोगे? यस सर। यस तो सुनना बेहद जरूरी है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सर x प्लस क्या? 2 नहीं आएगा? x+2 सर कहाँ x से क्यूब आएगा? था और ये x स्क्वायर था ना। अरे 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 अरे, ओके ओके, ये बाय मिस्टेक कट गया भाई, रिफ्लेक्शन आ गई मेरे। बस 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 बस, ये रिफ्लेक्शन आ गई। तो इसका रिजल्ट आने वाला है x³ माइनस x² + 2, दैट्स इट, ये आने वाला। ठीक है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं तो मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना। क्या मिलने वाला है? x³ माइनस x² + x, 1 की करेंगे तो x² माइनस x + 1, और यहां से तो मिलेगा आपको a² माइनस b², मतलब वो प्लस में बदलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी चला गया, बचा क्या? x³ माइनस x², और ये 1 और 1 मिलके कितना हो गया? देख लो कितना हो गया, समझ आ गया आपको? Yes, sir. यस सर। तो चाहे फॉर्मूला लिखो या फिर मल्टीप्लाई करो, ये तो आप पे डिपेंड करता है, इससे तो नंबरों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, उसको जरा देख। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दी जा रही है 2x2 ऑर्डर की, मैट्रिक्स है आपकी 1 2, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स इन्होंने दी, और साथ में कह रहा है कि शो दैट डिटर्मिनेट 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेट a। ये है ये क्वेश्चन। पहले तो इसको देखे जरा, इसको हम कैसे देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अंदर देखो a कौन है? a तो एक मैट्रिक्स है ना, और क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे नजरों का धोखा बहुत होता है। क्या नजर सर आ ए रहा के है? 2 सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और उसके बाद उसकी डिटर्मिनेट बनाएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा फैला के लिखूं तो 2 × a, तो सबसे पहले 2 × a का मतलब हो गया मेरे लिए 2 8 4 4, और अब मैं अगर इसे डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करूं तो मैं पहुंच जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड तक। यानी सबसे पहले 2a को परफॉर्म किया जाए, और परफॉर्म करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी उसकी डिटर्मिनेट बनाओ, तो ये बनी उसकी डिटर्मिनेट। अब इसको जब मैं इवेल्युएट करूंगा तो मेन डायगोनल और माइनस ऑफ डायगोनल, तो कितना मिलता हुआ नजर आ रहा मेरे को? -24। चेक करके Yes, sir. बताओ, मैंने सही लिखा गलत लिखा? यस सर सही लिखा है। इसके बाद अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो वो दी जा रही है 4 × डिटर्मिनेट ए। 4 डिटर्मिनेट ए बना लिया, क्या बनेगी? 1 4 2 2। 4 × डिटर्मिनेट को ओपन किया, मेन माइनस ऑफ 2 - 8, ब्रैकेट के अंदर क्या मिलता हुआ नजर आ रहा? -6। मल्टीप्लाई की तो क्या मैं -24 लिख सकता हूँ इसको? -24। तो क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है? यस sir. सर। और अगर सेम आ रही है तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? इट इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही तो लिखते हो आप लोग, या शो दैट, हैंस यस प्रूव्ड, जो भी। सर। Yes, sir. तो ये था। तो यहाँ पे इनको खुली आंखों से देखना कि डिटर्मिनेट है या फिर मैट्रिक्स है। इसमें गलती मत कर देना, ना लिखने में करना और ना ही पढ़ने में करना। ठीक है, रोड साइन देखे कभी लिखा रहता है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। तो बहुत जल्दी एक्सीडेंट हो जाता है मैथ के अंदर, जरा सा नजरें इधर उधर हुई नहीं और काम तमाम हुआ नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिमिलर है, इजीली आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट इवेल्युएट करना है, कोई खास बात नहीं है, वही किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग। और अगर मैं ये कहूं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर
अगर मुझसे कोई कहता है इवेल्युएट करो और मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरे साथ एग्री करोगे, तो मैं इसको ओपन करता along R2, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. क्योंकि इसमें 2 जीरो रखी हुई है। अब ये जो एलिमेंट देखो, रो 2 की शुरुआत 0 से हो रही है, उसका अगला एलिमेंट भी 0 है, दोनों के करस्पॉन्डिंग ओपन करना बेवकूफी है। फिर जो -1 रखा हुआ है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जस्ट ओपन करना है। उसकी पोजीशन क्या है? A23, यही पोजीशन है ना? यस सर। Yes, और sir. 2 3 का मतलब सम किया तो 5, यानी ओड प्लेस सर में ऑड बैठा हुआ है, आया। ओड है। तो माइनस तो ऑफिशियल साइन हो गया, लेकिन वो तो खुद ही नेगेटिव है, और ऑफिस वालों ने कहा तू भी नेगेटिव है। अब क्या? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो Positive. जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 × अब उस रो को छोड़ दो जिसका वो एलिमेंट है, और उस कॉलम को भी छोड़ दो जिसका वो एलिमेंट है। अब मुझे बताओ कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या -15 और +3 मिल रहा है? यस चेक करके सर। बताओ। Yes, sir. और जब इसको इवेल्युएट किए तो -12 आया होगा। -12। बस ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना? तो इसी तरीके से आप बाकी को भी ओपन कर सकते हो। अगर कहीं 0 मिल रही है तो उसका फायदा उठा लेना, ज्यादा से ज्यादा 0 वाले रो या कॉलम को कैच करने की कोशिश करना, और उसी के करस्पॉन्डिंग ओपन भी करना। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आपको मैट्रिक्स दी गई है 3x3 ऑर्डर की। अब वो कह रहा है कि भाई इसकी डिटर्मिनेट फाइंड करो, पहले डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको इवेल्युएट करो। चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 में एक आपको दी जा रही है एक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट लेफ्ट में रखी हुई है, एक डिटर्मिनेंट आपकी राइट में रखी हुई है, और दोनों के बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी बैठा हुआ है। इसका मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वही वैल्यू राइट हैंड साइड की है, तो वैल्यू ऑफ एक्स बताओ। तो ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 - 20। बात अगर राइट साइड को ओपन करने की करें तो 2x² - 24। एक्स तक पहुंचना चाहते हैं, यहां से तो मुझे -18 मिला, 24 को इधर उठा के लाए तो वो पॉजिटिव हुआ, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 2x² के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x² = क्या? 6। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? x² = 3। तो x के बारे में क्या जानकारी मिली? ±√3। यस सर। प्लस Yes, sir. माइनस क्यों? प्लस माइनस क्यों? प्लस क्यों नहीं? और केवल सर माइनस क्योंकि क्यों हम नहीं? एक्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। हाँ, तो इंटेलिजेंट होगी। एक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाता बाय द वे कि x > 0, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? +√3। +√3। तो ये गौर करने वाली बात होती है कि क्वेश्चन के अंदर x को डिफाइन किया गया या किसी भी वेरिएबल को डिफाइन किया गया या नहीं किया गया, उसका इस्तेमाल हम फाइनल आंसर करते टाइम उसका ध्यान रखेंगे, उसको फैक्टर इन करेंगे।